हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल हब। इस वीडियो सीरीज में हम लोग कर रहे हैं एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं एसएससी जेई एंड स्टेट एई एग्जाम्स के लिए। ये हमारा सीमेंट लाइम एंड मोर्टार टॉपिक का 7th वीडियो है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Which IS code gives a specification about cement plaster? तो हमारा जो IS कोड दे रखा है यहाँ पे, तो वो कौन कौन सा है? IS 1500, IS 1221, IS 1400 एंड IS 1661। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि IS 1500 किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो IS 1500 ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट फॉर मेटालिक मटेरियल्स के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? IS 1500। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट के लिए हमारा IS 1500 हो गया। उसके बाद IS 1221, ये इंक पेन का जो इंक होता है ना अलग अलग कलर का, उसके लिए है। एंड IS 1400, ये ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल ग्लास के लिए, ऑप्टिकल ग्लास के लिए। एंड जो हमारा सीमेंट प्लास्टरिंग के लिए जो यूज होता है 1661, ये हमारा सीमेंट प्लास्टरिंग के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसमें? ये एक फैक्ट बेस्ड डेटा बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमें याद होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा है ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम Which of the following statement is false? क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। फॉल्स, ये इस क्वेश्चन में हमसे वेयर हाउस के बारे में पूछा गया है। तो वेयर हाउस क्या होता है? तो जहां हम लोग जहां भी कंस्ट्रक्शन होता है तो हम लोग को सीमेंट का जरूरत पड़ता है, और सीमेंट को हम लोग स्टोर करने के लिए जिस जगह का यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेयर हाउस। तो ये कैसा होना चाहिए ताकि हमारा सीमेंट खराब ना हो? ठीक है, तो वेयर हाउस होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए, कोई भी ऐसा शेडिंग वाला जगह होना चाहिए बिल्डिंग में जो ड्राई हो और मॉइस्चर लीक प्रूफ हो। ठीक है, तो मॉइस्चर वहां नहीं आना चाहिए ताकि क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर सीमेंट मॉइस्चर से मिल जाएगा तो वो खराब हो जाएगा या डिटोरिएट हो जाएगा। तो अब हम लोग उस वेयर हाउस में जो रखते हैं वो सीमेंट के बैग को वो कैसे रखते हैं? तो सीमेंट बैग को स्टेक्ड ऑफ रखना चाहिए फ्लोर से, मतलब कि फ्लोर से कुछ ऊंचाई पे, यानी कि ये वुडन ब्लॉक होगा जिसके ऊपर रखना चाहिए। ये जो जमीन से इसका हाइट होना चाहिए वो 150 mm टू 200 mm जनरली होता है। ठीक है, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा आपका हुआ कि जो एक्सटीरियर वॉल होगा, एक्सटीरियर वॉल ऑफ, ये एक्सटीरियर वॉल है, तो एक्सटीरियर वॉल से जो हमारा ये स्टेक बनेगा ना इसका सीमेंट के बैग का, वो उसका कितना कितना दूरी पे होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 600 mm होना चाहिए या 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। 600 mm डिस्टेंस होना चाहिए, लेफ्ट छूटा हुआ होना चाहिए एक्सटीरियर वॉल से और सीमेंट के स्टैक से। ठीक है, इन द स्टैक ऑफ सीमेंट, बैग को इस तरह से रखना चाहिए कि ज़्यादा दूर दूर पे बैग को नहीं रखना चाहिए। बैग को इस तरह से रखना चाहिए कि हवा का सर्कुलेशन जितना कम से कम हो सके, क्योंकि हवा का सर्कुलेशन अगर होगा तो साथ में मॉइस्चर भी जाएगा और सीमेंट खराब हो सकता है। ठीक है, हाइट जो होना चाहिए, हाइट मैक्सिमम कितना बैग ऑफ सीमेंट, ऐसे ही नहीं जितना मन आया कि उतना बैग रख दिए एक के ऊपर, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 बैग ऑफ सीमेंट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए हाइट। जो बिड्थ होना चाहिए, ये हमारा हाइट हो गया। उसके बाद हमारा है बिड्थ। बिड्थ जो होना चाहिए सीमेंट बैग का वो 4 बैग लेंथ होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4 बैग लेंथ और 3 मीटर। ये दोनों में से जो भी होगा बड़ा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 8 बैग से ज़्यादा हाइट होता है तो सीमेंट बैग को इस तरह से अरेंज करना चाहिए, ऑल्टरनेटिवली अरेंज करना चाहिए। लाइक एक ऐसे रख दिए तो फिर 2 ऐसे रखेंगे, ठीक है, फिर इसके ऊपर एक ऐसे रखेंगे, तो इस तरह से ऑल्टरनेटिवली रखना चाहिए।
और एक चीज़ और जो हमारा आखिरी पॉइंट है, वो इस तरह से सीमेंट बैग को रखना चाहिए ताकि हम लोग उसको इजीली निकाल सकें। लाइक हम लोग, हमारा काम हो रहा है, वर्क के लिए हमारा कंक्रीट बनाना है और उसके लिए जो हम लोग को ज़रूरत पड़ रहा है सीमेंट बैग का, तो हम लोग इजीली उसको एक्सेस कर पा रहे हो। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है। हम लोगों को फॉल्स बताना है। स्पेस बिटवीन द एक्सटीरियर वॉल ऑफ अ वेयर हाउस एंड बैग पाइप शुड बी 30 सेंटीमीटर। यही गलत हो गया क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि एक्सटीरियर वॉल से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 600 मीटर और 60 सेंटीमीटर, 600 मीटर और 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि 30 सेंटीमीटर का है, जबकि होना चाहिए कितना, 60 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, सीमेंट बैग शुड बी प्रेफरली बी पाइल्ड ऑन एन वुडन प्लैंक। जैसा कि हमारा पहला स्टेटमेंट में था कि जमीन से कितना दूरी पर रखते हैं, 150 से 200 mm की दूरी पर रखते हैं। सीमेंट बैग शुड बी प्लेस सच दैट द बैग्स वन लेयर डजंट टच द बैग्स ऑफ एडजेसेंट लेयर। इस तरह से रखना चाहिए कि एक लेयर दूसरे लेयर के बैग को टच ना करे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the process of hydration of OPC cement to complete all chemical reaction। क्या बोल रहा है, all chemical reaction the water requirement is। तो हम लोग जानते हैं कि कितना कितना वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम लोगों को बस हाइड्रेशन के लिए कहा जाए, ऑन एन एवरेज 23% ऑफ वाटर बाई वेट रिक्वायर्ड होता है, ऑफ वाटर बाई वेट। ये सिर्फ हाइड्रेशन के लिए। और जेल पोर्स के लिए कितना चाहिए, जेल पोर्स के लिए हमारा 15%। तो टोटल कितना अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, केमिकल रिएक्शन के लिए टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो गया, 38%। ठीक है, तो हमारा इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, मतलब कि बस हाइड्रेशन के लिए हम लोगों को बताना है। तो कौन सा आंसर होगा, किस रेंज में हमारा आंसर है, 20 से 25%। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगर पूरा पूछता कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड तो कितना हो जाता, 38%, तो डी ऑप्शन हो सकता था। लेकिन यहाँ हमसे बस हाइड्रेशन के लिए पूछा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ मोर्टार विच इशूड फॉर द कंस्ट्रक्शन बैग कैरिड आउट ऑन अ वाटर लॉस्ड एरिया। यानी कि जहाँ जल जमाव रहता है उस एरिया में हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम लोग किस टाइप के मोर्टार का यूज करेंगे, यही पूछा है। ये जो हम लोग बनाएंगे, तो वाटर लॉस्ड एरिया यानी कि हम लोगों को पानी के अंदर करना है। पानी के अंदर नहीं बोल सकते, इसमें बोल सकते हैं जहाँ पानी जमा रहता है, यानी कि कभी सूखेगा कभी जम जाएगा, इस टाइप के एरिया में। तो देखिए, नेचर ऑफ वर्क एंड टाइप ऑफ मोर्टार जो यूज किया जा सकता है वो मैंने लिखा है। तो सबसे पहला ही है वाटर लॉस्ड एरिया। कंस्ट्रक्शन अगर हो और एक्सपोज कंस्ट्रक्शन हो, तो हम लोग सीमेंट या फिर लाइम मोर्टार का यूज कर सकते हैं, क्लास ए, और प्रोपोर्शन 1:3। इसका करने का यह मतलब हुआ कि अगर हम लोग जनरली हम लोग सीमेंट मोर्टार यूज करते हैं, लेकिन अगर हम लोग लाइम मोर्टार यूज करेंगे तो हम लोग कौन सा लाइम यूज करेंगे, हाइड्रोलिक लाइम। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पानी के अंदर कौन सेट कर सकता है, तो हाइड्रोलिक लाइम के पास ही ऐसा शक्ति है जो कि पानी के अंदर सेट कर सकता है। दूसरा है हमारा डीपीसी एंड सीमेंट कंक्रीट रोड। तो इसके लिए हम लोग को 1:2 के रेशियो में सीमेंट मोर्टार यूज करते हैं। जनरल आरसीसी वर्क सच एज लिंटल पिलर एंड स्लैब, जो कि हम लोगों के घरों में होता है, उसके लिए हम लोग जो सीमेंट मोर्टार यूज करते हैं 1:3 यूज करते हैं। लेकिन कंक्रीट जब हम लोग यूज करते हैं सीमेंट कंक्रीट मिक्स, तो वो 1:2:4 यूज करते हैं। इंटरनल वॉल्स एंड लेस इंपॉर्टेंट सर्फेसेस, उसके लिए 1:3, उसके लिए लाइम और सीमेंट मोर्टार हम लोग यूज कर सकते हैं। मोर्टार फॉर लेइंग फायर ब्रिक्स, फायर ब्रिक को बिछाने के लिए हम लोग फायर रेजिस्टेंट मोर्टार का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि 1 पार्ट ऑफ एल्यूमिनियस सीमेंट होगा, 2 पार्ट ऑफ फाइनली क्रश्ड पाउडर ऑफ ब्रिक्स होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये पूछा जा सकता है आगे के एग्जाम में। पार्टीशन वॉल एंड पैरापेट वॉल्स के लिए हम लोग सीमेंट मोर्टार यूज करेंगे 1:3, लाइम मोर्टार 1:1। प्लास्टर वर्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे हम लोगों को कभी ना कभी मिलेगा ही। 1:3 या 1:4 कुछ भी रख सकते हैं सीमेंट प्लास्टर वर्क के लिए, जबकि लाइम मोर्टार बनाएंगे तो 1:2 के केस में रखेंगे। तो जनरली हमसे सीमेंट मोर्टार ही पूछा जाता है।
पॉइंटिंग वर्क हुआ, मतलब कि स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, तो सीमेंट मोर्टार ही 1:1 से 1:2 का बनाते हैं। रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क के लिए हम लोग सीमेंट मोर्टार 1:3 से उसके बाद स्टोन मशीनरी विथ बेस्ट वेराइटीज ऑफ स्टोन रहेगा तो लाइम मोर्टार का यूज करेंगे। स्टोन जहाँ यूज हो रहा है वहाँ लाइम मोर्टार यूज करते हैं 1:2 के रेशियो में। स्टोन मशीनरी के लिए देखिए यहाँ भी है लाइम मोर्टार। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वाटर लॉस्ड एरिया में हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ से पता चली जाए कि वाटर लॉस्ड एरिया में सीमेंट मोर्टार यूज करेंगे। अगर लाइम मोर्टार यूज करेंगे तो हमारा जो होना चाहिए हाइड्रोलिक लाइम से बना होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। एडिशन ऑफ पोजोलोना टू सीमेंट डिक्रीज वर्केबिलिटी, तो हम लोग पोजोलोना सीमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं बहुत बार, एक बार और देखते हैं। जो हमारा पोजोलोना सीमेंट है इसका क्या एडवांटेज है। अगर हमारे सीमेंट में पोजोलोना सीमेंट है तो क्या एडवांटेज है। एडवांटेज हमारा ये क्या करता है, इम्प्रूव कर देता है वर्केबिलिटी को, इम्प्रूव वर्केबिलिटी, ठीक है, इम्प्रूव वर्केबिलिटी। दूसरा काम क्या करता है, लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी कि जो हमारा गेन स्ट्रेंथ गेन का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा स्लो कर देता है। इसके लिए हमारा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो स्लो हो जाता है यानी लो हो जाता है। इम्प्रूव रेजिस्टेंस, इम्प्रूव रेजिस्टेंस सल्फेट एंड साल्ट, सल्फेट एंड साल्ट के लिए ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो हम लोग इसका कहाँ यूज कर सकते हैं, लोअर हीट है इसलिए इसको हम लोग हैवी स्ट्रक्चर या मास स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सल्फेट एंड साल्ट का, तो इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, मैरीन स्ट्रक्चर या फिर जहाँ भी सॉइल लाइक पेवमेंट बनाने में, क्योंकि सॉइल किस चीज में रिच होता है, सल्फेट में, तो वहाँ हम लोग यूज करते हैं। सी वाटर में हम लोग यूज कर सकते हैं पोजोलाना सीमेंट का। चौथा एडवांटेज हमारा इसका लोअर कॉस्ट, पोजोलोना मिलाने से इसका कॉस्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो ये हमारा एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज है कि सबसे पहला कि रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्यों, पोजोलोना मिलाने से, ठीक है। फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी में रिडक्शन हो जाता है, कम हो जाता है, रिडक्शन इन ड्यूरेबिलिटी, तो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन में, एडिशन ऑफ पोजोलोना ऑफ सीमेंट डिक्रीज वर्केबिलिटी, क्या करता है, इंप्रूव वर्केबिलिटी, ना कि डिक्रीज वर्केबिलिटी, तो ये तो गलत है। एडिशन ऑफ पोजोलोना टू सीमेंट इंक्रीज स्ट्रेंथ, क्या करता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ को कम कर देता है, तो ये भी गलत है। एडिशन ऑफ पोजोलोना टू द सीमेंट इंक्रीजेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, नहीं, क्या करता है, डिक्रीजेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो कोई भी सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज नियरली, तो अब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रैपिड हार्डनिंग देखें तो हम लोग सोचने लगते हैं कि रैपिड हार्डनिंग का मतलब होता है कि जो स्ट्रेंथ गेन जल्दी कर ले, तो हम लोग कंफ्यूज होने लग जाते हैं किससे, रैपिड हार्डनिंग को देखते ही हम लोग कंफ्यूज होने लग जाते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट से, लेकिन ये अलग है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जनरली सारे सीमेंट का ओपीसी के बराबर ही सेटिंग टाइम है। ओपीसी का कितना होता है, यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30 मिनट होना चाहिए, एंड फाइनल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 600 मिनट, यानी कि 10 घंटा, 10 आवर्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे सीमेंट हैं जिनका क्या होता है ना कि इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम अलग अलग है, तो उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। फाइनल सेटिंग टाइम, तो सबसे पहले हमारे पास सीमेंट है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ ओपीसी का ही, तो ओपीसी का कितना होता है इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट, यानी कि 10 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट मैं लिखता हूँ हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट का, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट का इसमें 3.5 आवर्स यानी कि 3.5 घंटे इनिशियल सेटिंग टाइम है एंड फाइनल सेटिंग टाइम 5.5 आवर्स, तो इसका अलग है ओपीसी से, और किसका अलग है,
इसका देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए लो हीट सीमेंट का। तो हम लोग अभी तक जानते आए हैं कि लो हीट सीमेंट इनिशियल रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इसका क्या होता है, स्लो होता है। इस ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ऐसे तो कोई भी हर सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका हो जाता है 60 मिनट। हम लोगों को क्योंकि लगता नहीं है कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ गया होगा, लेकिन इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट है और फाइनल सेटिंग टाइम इसका 600 मिनट ही है। फाइनल सेम ही है, बस इनिशियल चेंज हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारा है क्विक सेटिंग टाइम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विक सेटिंग टाइम, जिसमें कि आप लोगों को कंफ्यूज करता है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट पूछ के। इसका जो होता है क्विक सेटिंग टाइम का इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट। तो ध्यान रखना है कि किसका कितना होता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन का आंसर पहले कर लेते हैं कि रैपिड हार्डनिंग के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम, तो आंसर इज सी, क्योंकि सेम ही होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फिल द फिल टेस्ट फॉर द quality of cement consists in putting a small quantity of cement in a bucket containing water. A good quality of cement will be. तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसको पहले भी किया है। तो इसमें कहता है कि सीमेंट का फिजिकली जो हम लोग टेस्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो हम लोग एक बार फिर से यहाँ से देख लेते हैं कि फील्ड टेस्ट अगर हम लोगों को करना हो, फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट, तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है फील्ड टेस्ट में वो यही होता है कि बैग जब हम लोग खोलते हैं तो कोई भी विजिबल लम्प्स नहीं दिखना चाहिए। यानी कि मैं सबसे पहले लिख सकता हूँ कि विजिबल लम्प्स क्या होना चाहिए, नहीं दिखने चाहिए। दूसरा हम लोगों को जो देखना होता है कि इसका जो कलर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कलर कैसा होता है, तो इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि उसका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। तीसरा, अगर हम लोग बैग खोल के उसके अंदर हाथ डालते हैं, बैग के अंदर हाथ डालते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को कैसा फील होना चाहिए, कूल फील होना चाहिए, ठंडा फील होना चाहिए। अगर गर्म फील हो रहा है मतलब सीमेंट खराब हो चुका है। ठीक है। इफ द सीमेंट इज अ थ्रो ऑन अ बकेट, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक सीमेंट को हम लोग लेते हैं और एक पानी से भरे हुए बकेट में अगर उसको थ्रो करते हैं तो तुरंत उसको इमीडिएट सिंक नहीं करना है, उसको पहले क्या करना होगा, फ्लोट करना होगा, देन सिंक करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग उसको अपने फिंगर्स के बीच में लेके रब करते हैं तो कैसा फील होना चाहिए, स्मूथ फील होना चाहिए। स्मूथ फील हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि सीमेंट सही है। ठीक है। तो ये हमारा फील्ड टेस्ट करने का तरीका है। क्वेश्चन कह रहा था कि अगर हम लोग क्या होगा अगर फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द बकेट इमीडिएटली डिजॉल्व, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि फ्लोट करना चाहिए पहले, देन सिंक करेगा कुछ टाइम के बाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अफेक्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने बस प्रैक्टिस के लिए डाल दिया है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बॉक्स कंपाउंड है उसमें हर लोग का क्या क्या रोल है। लाइक डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे किसके लिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए C3A किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लैश सेट के लिए, क्योंकि ये क्या करता है ना कि जल्दी सेट करा देता है। एंड हमारा C3S किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ईयरली स्ट्रेंथ गेन के लिए, ईयरली स्ट्रेंथ गेन के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर है डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो करेक्ट आंसर इज आवर ए, ऑप्शन ए। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। कह रहा है कि श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट को इनमें से कौन सा फैक्टर क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो श्रिंकेज होता क्या है, श्रिंकेज क्या होता है,
वॉल्यूम चेंज इन कंक्रीट ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर एट डिफरेंट स्टेजेस ड्यू टू वेरियस रीजंस। अलग अलग रीजन के वजह से अलग अलग स्टेजेस पे मॉइस्चर का लॉस होता है, जिसके कारण स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वॉल्यूम का चेंज होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिंकेज। तो ना डेफिनेशन से ही क्लियर है कि किस वजह से होगा, मॉइस्चर के लॉस होने से श्रिंकेज होता है। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ श्रिंकेज होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें मिक्स किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन है। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू द मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया गया है मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट में, इसी पे डिपेंड करता है हमारा क्या, किस श्रिंकेज। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग shows the correct decreasing order of rate of hydration of Portland cement compounds। तो हम लोग इसके बारे में भी बहुत बार बात कर चुके हैं, तो हम देख लेते हैं यहाँ फिर से एक बार, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि यहाँ क्या पूछा गया है। इसमें हमसे पूछा गया है रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। रेट ऑफ हाइड्रेशन कहने का मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ हीट कितने रेट से, मतलब कि कितने तेज से या स्लो से, किस रेट से हीट लिबरेट हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो तेज से हीट लिबरेट करता है वो C4AF करता है। ठीक है, उसके बाद कौन करता है, जो एकदम जाते के साथ पानी के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट करता है। तो पानी के साथ सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है, C3A। तो सेकंड नंबर पे ये आ गया। उसके बाद कौन, इनिशियली C3A रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल स्ट्रेंथ गेन के लिए, तो ये हार्ड करते रहता है। तो इसमें भी इसका भी हीट कंपैरेटिवली ज़्यादा निकलता है, किससे, C2S से। तो इस चीज़ को तो एकदम से ही ध्यान रखना है, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखिए कि यहाँ 2017 में भी पूछा है। ठीक है, दूसरा हमारा है कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था इस क्वेश्चन को कि हीट ऑफ हाइड्रेशन का डेटा के साथ मैंने एक टेबल बना के बताया था। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और ऐसे यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो हीट लिबरेट करता है ना, ये तो था क्या, डिफरेंस समझना है दोनों में। रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब कि कितना तेजी से निकल रहा है हीट, और हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब कितना निकला। एग्जाम्पल से समझने के लिए, सपोज ये हमारा एक टैप है जिससे पानी निकलता है, नल है, हम लोग सब यूज करते हैं इसको। तो ये हम लोग ऐसे समझते हैं, रेट ऑफ हाइड्रेशन करने का मतलब कि कितना तेज से इसका फोर्स पानी का कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो वो हम लोग बोलेंगे कि इसका पानी निकलने का ये रेट है। ठीक है, और जो दूसरा है हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन करने का मतलब इस टर्म में समझे तो कि कितना अमाउंट ऑफ पानी मेरा निकला, इतने देर नल ऑन रखने के दौरान कितना अमाउंट ऑफ पानी हमारा निकला। फॉर एग्जांपल 1 बकेट निकला, 2 बकेट निकला, तो ये हमारा हो गया, इस टाइप का हो गया, मतलब कि कितना अमाउंट निकला और कितना तेज से निकल रहा है, वो हमारा रेट हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे हम, आई होप। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा जो हीट निकलता है ओवरऑल प्रोसेस में, वो किसका निकलता है, C3A का निकलता है। ठीक है, इसके बाद हमारा C3S का निकलता है, उसके बाद C4AF एंड सबसे कम C2S। तो कितना कितना निकलता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। 860 जूल पर ग्राम, इसका हो गया 500, 425 एंड 260। ये सब का मैंने दिखा दिया कि कितना कितना हीट लिबरेट होता है। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन कि रेट सबसे ज़्यादा किसका है, C4AF का है। तो एक ही ऑप्शन में अगर बस आपको यही पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन में है जिसमें C4AF का ज़्यादा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर द सीमेंट कंटेंट। सीमेंट कंटेंट ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि हम लोग ही आपस पे हम अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग अगर सीमेंट कंटेंट ज़्यादा कर दिए तो क्या हो जाएगा। तो सीमेंट कंटेंट ज़्यादा करने से, हायर द सीमेंट कंटेंट हायर स्ट्रेंथ,
what we will get higher strength, ठीक है। बट द सीमेंट क्वांटिटी जो होगा एक लिमिट तक ही हम लोग बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ाते गए कितना स्ट्रेंथ गेन करना है हम लोगों को, एक लिमिट तक ही करना है। अगर ज़्यादा बढ़ा दिए तो ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर सीमेंट कंटेंट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दिया गया तो क्या हो जाएगा, ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है। सीमेंट कंटेंट को अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा देते हो तो क्या क्या सामना करना पड़ेगा, श्रिंकेज बढ़ जाएगा, हायर श्रिंकेज। दूसरा आपको क्या होगा, वॉल्यूम चेंजेस एंड द थर्ड वन इज हाई थर्मल क्रैक्स। ये चीज़ों का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर हायर सीमेंट कंटेंट रहेगा तो क्या होगा। तीसरा एक देखते हैं, जैसा कि यहाँ देखिए हायर एग्रीगेट लोअर वर्केबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं वाटर सीमेंट रेशियो पर ही डिपेंड करता है। तो एक फिक्स्ड वाटर सीमेंट रेशियो का अगर हम लोग बात करें तो सीमेंट कंटेंट को अगर बढ़ाते हैं, वाटर सीमेंट का रेशियो फिक्स है और हम लोग सीमेंट को अगर सीमेंट कंटेंट बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो वाटर कंटेंट होगा वो भी क्या होगा, अगर हम लोग सीमेंट कंटेंट बढ़ा रहे हैं तो हम लोग को वाटर कंटेंट भी बढ़ाना होगा, जिसके वजह से क्या होगा, वर्केबिलिटी बढ़ेगा, वर्केबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हायर द सीमेंट कंटेंट हायर स्ट्रेंथ, वी विल गेट हायर वर्केबिलिटी। तो देखिए हम लोगों को हायर स्ट्रेंथ मिलेगा, लोअर नहीं हायर वर्केबिलिटी मिलेगा, लोअर नहीं हायर स्ट्रेंथ मिलेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लास्टर टाइप बेस्ड ऑन मटेरियल। तो हम लोग प्लास्टर नॉट ए प्लास्टर टाइप बेस्ड ऑन मटेरियल, कौन प्लास्टर टाइप नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लासिफाई कर रखा है कि बेस्ड ऑन मटेरियल प्लास्टर कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर लाइम मोर्टार, जिप्सम मोर्टार, सुर्खी मोर्टार, सीमेंट मोर्टार, मड मोर्टार, गेज मोर्टार। तो देखिए सीमेंट हो गया, जिप्सम हो गया, लाइम हो गया, लेकिन पोजोलाना नहीं है। तो हम इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सीमेंट बैग फॉर स्टोरेज। जो हम लोग स्टोरेज के लिए सीमेंट बैग यूज करते हैं, तो हम लोग सीमेंट बैग का प्रॉपर्टी और भी पहले देख चुके थे, तो एक बार रिवाइज फिर से कर लेते हैं कि वेट कितना होना चाहिए, 50 kg होना चाहिए, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 0.035 मीटर क्यूब होना चाहिए, और अगर इसी को लीटर में बोले तो 35 लीटर होना चाहिए, ठीक है। इसका जो ये हमारा सीमेंट बैग हुआ, इसका जो सरफेस एरिया ये हुआ, ये कितना होना चाहिए, ये जो सरफेस एरिया होता है वो 0.3 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सीमेंट बैग का जो हाइट होता है वो हाइट होता है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि वेट कितना होता है, ये तो हम लोग जानते हैं 50 kg, हाइट 18 सेंटीमीटर, सही है। प्लान एरिया 0.3 मीटर स्क्वायर यानी कि 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। तो यूनिट का ध्यान रखना है कि किस यूनिट में दिया गया है, तो यूनिट ये भी सही है। वॉल्यूम 35 लीटर, ये भी सही है। तो यानी कि सभी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया ABCD ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीमेंट बिकम्स यूजलेस इफ इट ऑब्जर्व मॉइस्चर कंटेंट एक्सीड्स। कहता है कि कितना मॉइस्चर अगर गेन कर ले सीमेंट तो ये यूजलेस हो जाएगा, हमारे काम का नहीं बचेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सीमेंट मॉइस्चर गेन कर लेता है तो ये खराब हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो वैल्यू है कि अगर 5% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट ऑब्जर्व कर लेता है सीमेंट, 5% से ज़्यादा अगर कर लेता है तो ये हमारे काम का नहीं रह जाता है। तो कह रहा है कि कब यूजलेस हो जाएगा, तो 5% यानी कि 0.05। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। एयर परमेबिलिटी टेस्ट, एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो हम लोग एयर परमेबिलिटी अभी तक तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो एयर परमेबिलिटी हम लोग फाइनेस टेस्ट के जानने के लिए करते हैं। फाइनेस टेस्ट के लिए और कौन कौन सा मेथड करते हैं, एक तो एयर परमेबिलिटी हो गया,
एक हम लोग सीव एनालिसिस करते थे। कौन सा करते थे? सीव एनालिसिस। तो एक तो हमारा हो गया सीव मेथड फाइनेंस टेस्ट करने का। कौन सा नंबर का सीव यूज करते थे? 9 नंबर या फिर 90 माइक्रोन का सीव यूज करते थे। दूसरा होता था हमारा एक सेडिमेंटेशन मेथड, और एक तो हमारा कौन सा है? एक तो हमारा है ही एयर परमेबिलिटी। तो ये 3 मेथड होता था हमारा किसके लिए? फाइनेंस ऑफ सीमेंट टेस्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 बैग ऑफ सीमेंट has 0.035 meter cube volume of cement. The number of bag required for 1 ton of cement. तो कह रहा है कि 1 टन मतलब कि 1000 केजी सीमेंट में कितना नंबर ऑफ 1000 केजी अगर हम लोगों को सीमेंट चाहिए तो कितना बैग सीमेंट खरीदना होगा? तो हम लोगों को एक बैग सीमेंट का वेट पता होना चाहिए, जो कि पता है कितना होता है 50 केजी। तो 1000 टन में कितना होगा? डिवाइडेड बाई 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना बैग आ गया? 20 बैग। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज टुगेदर टू प्रिपेयर द हाई एल्यूमिना सीमेंट? कह रहा है कि हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए हम लोग किसको किसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखिए हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है हम लोग इसके लिए आईएस कोड जो यूज करते हैं 6542 यूज कोड यूज करते हैं। बहुत बार पूछ लेता है कि इस सीमेंट के लिए कौन सा आईएस कोड है, तो ध्यान रखेंगे, अगर आ गया तो हम आगे निकल सकते हैं। तो इसके लिए जनरली हम लोग जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं ना हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए, वो हमारा जनरली होता है 40% हम लोग बॉक्साइट यूज करते हैं, उसके बाद 40% लाइम यूज करते हैं, उसके बाद 10% के लगभग में हम लोग फिर आयरन ऑक्साइड मेजरली हम लोग यही यूज करते हैं, और 10% में अदर्स यूज करते हैं। तो जनरली हम लोग देख सकते हैं कि हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए हम लोग मेजर रूप से बॉक्साइट और लाइम का यूज कर रहे हैं। तो किसको फ्यूज करते हैं? बॉक्साइट और लाइमस्टोन का। तो हमारा करेक्ट आंसर तो यही होगा। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। अब थोड़ा देख लेते हैं कि जो हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है ना, इसमें C3A प्रेजेंट नहीं होता है। नाम है एल्यूमिना, लेकिन इसमें हाई एल्यूमिना सीमेंट में C3A प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, ये गुड रेजिस्टेंट अगेंस्ट अटैक बाई सल्फेट, सी वाटर, एसिडिक वाटर। तो हम लोग इन सब जगहों पे इसका यूज कर सकते हैं। एल्यूमिना सीमेंट का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? हाई एल्यूमिना सीमेंट का हम लोग रिफैक्ट्री जो कंक्रीट इंडस्ट्रीज होता है उसमें हम लोग जनरली ज़्यादा यूज करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट, और हम लोग इसका प्री कास्टिंग में जनरली यूज करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट का प्री कास्टिंग के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर प्लास्टिक द सरफेस हैज टू बी। तो हम लोग सब जानते ही, ये तो हम लोगों ने आसपास ही देख रखा है कि प्लास्टर करने के पहले हम लोग क्या करते हैं? रफ करते हैं, स्मूथ करते हैं, सीमेंट लगाते हैं या फिर वाटर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं रफ, क्योंकि अगर रफ नहीं करेंगे तो वो सीमेंट उस पर अटैच ही नहीं होगा। उसके रफ करने के बाद हम लोग वाटर्ड करते हैं और सीमेंट करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन ए। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रफ करते हैं या फिर वाटर्ड करते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ रखा है। ओके, तो आई होप कि इट्स क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वुड सरफेस रिक्वायर्ड कोट्स ऑफ प्लास्टिक। कहता है अगर वुड सरफेस है तो कितना कोट ऑफ प्लास्टिक चाहिए उस पर? तो वुड और मेटल सरफेस जहां भी रहा ना, तो वहां हम लोगों को 3 कोट देना होता है प्लास्टरिंग का। जबकि अगर स्टोन और ब्रिक सरफेस रहा ना, ब्रिक मैसनरी, तो इसको हम लोग 2 कोट्स ही देते हैं। लेकिन वुड सरफेस या फिर मेटल सरफेस रहा तो हम लोग
3 कोड देते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेट, व्हाइट सीमेंट इज अनसुटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क। तो क्या व्हाइट सीमेंट अनसुटेबल है ऑर्डिनरी वर्क के लिए? सही बात है। पोजोलाना सीमेंट इज ग्रे इन कलर, ये भी करेक्ट है। C3 इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये भी करेक्ट है। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब अंटिल इट इज टू बी यूज्ड। तो इस क्वेश्चन का सारा ही आंसर क्या है? सही है। तो ऑल करेक्ट, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, सारा ही सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए ये इसमें भी पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द बॉटम एंड टॉप एंड्स ऑफ स्लम्प मोल्ड। स्लम्प मोल्ड है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फाइंड करने के लिए। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फाइंड करने के लिए हम लोग स्लम्प टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट? स्लम्प टेस्ट, उसी में इसका यूज होता है। तो कह रहा है कि बॉटम, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है कि कैसा होता है। तो बॉटम एंड टॉप एंड ऑफ स्लम्प मोल्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बॉटम और टॉप दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो ये तो सही जवाब है। यहाँ हमसे पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो ये तो गलत नहीं है, जो गलत होगा वो सही होगा। द एक्सिस ऑफ द मोल्ड इज परपेंडिकुलर टू द एंड फेसेस। तो ये एक्सिस ऑफ द मोल्ड है, और आप देख सकते हैं कि ये क्या है? परपेंडिकुलर है एंड फेसेस का, परपेंडिकुलर है, तो ये भी सही है। द इंटरनल सरफेस ऑफ द मोल्ड इज केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम द सेट सीमेंट, ये भी सही है। क्या कर रखना चाहिए? फ्री रखना चाहिए। ठीक है। द मोल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड। तो हम लोग देख सकते हैं ये होता है हमारा जो स्लम टेस्ट में यूज होता है। तो कह रहा है कि मोल्ड इज इन द फ्रस्टम ऑफ हेक्सा, इस टाइप से होता है, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। हमारा किस टाइप से होता है? फ्रस्टम, कोनिकल फ्रस्टम के जैसा होता है। तो यही हमारा गलत है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया हमारे क्वेश्चन के आंसर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन यूजिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ द फॉर्मवर्क इज। तो कह रहा है कि फॉर्मवर्क जो हम लोग शटरिंग यूज करते हैं, तो उसको कितने दिन के बाद हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए रिमूव कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले, जैसे कि ये डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, लाइक वर्टिकल फॉर्मवर्क हुआ, 2 कॉलम्स, वॉल्स और बीम्स। इसको हम लोग जनरली 16 से 24 घंटे में ही इसके फॉर्मवर्क को रिमूव कर सकते हैं। सोफिट, ये हुआ वर्टिकल का। सोफिट फॉर्मवर्क, सोफिट मतलब कि जो नीचे का पार्ट हुआ, टू द स्लैब, जो नीचे, जो स्लैब के नीचे रहता है वो। प्रॉप्स टू बी रिफ्लेक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ समय देना होता है, क्योंकि जब तक थोड़ा स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा नहीं तो गिर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को 3 दिन देना चाहिए। सोफिट फॉर्म, ये था स्लैब के लिए। अब ये है बीम के लिए। बीम में हम लोगों को ज़्यादा टाइम देना होता है, क्योंकि बीम का विड्थ और डेप्थ ज़्यादा होता है, इसलिए। अब देखिए, प्रॉप्स टू स्लैब, अगर स्पैनिंग अगर 4.5 मीटर तक ही है तो 7 दिन में हटाएंगे, अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो 14 दिन में हटाएंगे। इसी तरह से ये स्लैब के लिए था। अगर बीम एंड आर्चेस के लिए अगर 6 मीटर तक का है तो 14 दिन में हटाएंगे, और 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21, 7, 14 और 21, यही देख सकते हैं आप लोग। अब क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि अंडर नॉर्मल कंडीशन यूजिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्म। तो कितना पीरियड ऑफ रिमूवल होता है फॉर्मवर्क? 7 दिन में हम लोग रिमूव कर देंगे किसको? बीम सोफिट को, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। 14 दिन किस में लगाएंगे? अगर स्पैन एवब होगा 4.6 मीटर से ज्यादा होगा तब। 21 डेज किस में लगाएंगे? अगर 6 मीटर से स्पैन ज्यादा होगा तो सारा ही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फाइनेस टेस्ट। अब फाइनेस टेस्ट किससे करते हैं हम लोग? अभी ही हम लोगों ने देखा कि फाइनेस टेस्ट ऑफ ए रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट द रेसिड्यू ऑन अ सिव नंबर 9 शुड नॉट बी। तो हम लोग इसके लिए हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी।
सीमेंट। फाइनेस्ट स्ट्रेस हम लोग किससे कर रहे हैं यहाँ, रेसिड्यू तो सीव मेथड से कर रहे हैं, और दूसरा मेथड क्या होता है, एयर परमेबिलिटी, और क्या होता है, सेडिमेंटेशन। तो सीमेंट अगर हमारा ओपीसी है तो रेसिड्यू 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है, पीपीसी है, तो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और रैपिड हार्डनिंग है तो भी 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5। तो कह रहा है कि कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0.05। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको हम लोग, इसका दूसरा नाम क्या है कि ये फ्लैशेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिएक्ट फास्ट विथ वाटर, तो जो ट्राई कैल्शियम है वो क्या करता है, जैसे ही पानी में जैसे ही ये पानी से मिलता है, पागलों की तरह रिएक्ट करने लग जाता है। जनरेटेड लेस हीट ऑफ, नहीं सबसे ज्यादा तो यही हीट ऑफ हाइड्रेशन करता है। रेट इसका कंपैरेटिवली कम होता है C4AF से, लेकिन हीट तो सबसे ज्यादा यही जनरेट करता है, तो ये तो हमारा गलत ही है। काउज इनिशियल सेटिंग एंड ईयरली स्ट्रेंथ, इनिशियल सेटिंग तो करता है लेकिन ईयरली स्ट्रेंथ नहीं करता है, तो ये भी गलत हो गया। डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलप अल्टीमेट स्ट्रेंथ, कंट्रीब्यूट तो करता ही है स्ट्रेंथ गेन करने में, तो नहीं कह सकते कि ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, रिएक्ट फर्स्ट भी तो बात है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, वाटर एनेबल्स केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस विद द सीमेंट। पता है कि जब हमारा जो सीमेंट है वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, केमिकल रिएक्शन करता है, और इससे क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। वाटर lubricate द मिक्सचर ऑफ ग्रेवल सैंड एंड सीमेंट, कहता है कि वाटर एज ए लुब्रिकेंट बिहेव करता है किसके बीच, ग्रेवल सैंड और सीमेंट के बीच। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि सही बात है। ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, कितना जरूरत होता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए, ओनली 23% बाई वेट ऑफ द सीमेंट, और 15% जेल पोर में होता है, टोटल मिला के 38% ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट। तो सारा ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियोस में हमारा सीमेंट लाइम मोल्टार टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग या तो दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अब हमारा क्लास थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है और हम लोगों को जल्दी से कंप्लीट भी करना है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे की क्लासेस लाऊं ताकि हमारा कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाए, हमारा सारा रिवीजन कंप्लीट हो पाए। तो थैंक यू everyone।